हेलो एवरीवन, मैं अमीर इंजीनियर और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉसेस के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था। आप सर्च कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर बाय अमीर इंजीनियर, आपको मिल जाएगा लेक्चर। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या उसकी वर्किंग डायग्राम डिस्क्रिप्शंस हैं, किस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर को डिज़ाइन करते हैं, मींस स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स की मैंने आपको नॉलेज दी थी कि ये किस तरह के होते हैं और इनके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। इससे आगे अब हम आते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी के लॉसेस जो होते हैं वो एनर्जी के लॉसेस क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी क्या होती है, किस तरीके से हम चेक करते हैं कि वो कितना इफिशिएंट है। तो द इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डायरेक्ट, मैंने उसको लिखा एक सिंपल फॉर्मूला, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पावर की कंडीशन में। इफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये वर्क एनर्जी पावर में क्लास 11th में भी आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये आपका इफिशिएंसी की बात होगी। लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है अपना एनर्जी लॉसेस, कि कितने एनर्जी लॉसेस यानी कि कितना और कौन कौन से एनर्जी लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। तो सबसे पहला जो एनर्जी का लॉस है वो मैं लेता हूं यहां पर पॉइंट 1, और वो है आपका कॉपर लॉस। माइंड, कॉपर लॉस क्या है? ये कॉपर लॉस मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझाऊंगा कि इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। कॉपर लॉस की जहां तक मैं बात करूं तो कॉपर लॉस में जो एनर्जी है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। कैसे लॉस्ट हो जाती है? तो कॉपर वायर जो बेसिकली है वो लगा होता है आपकी कॉइल्स में। जो मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग है, या फिर मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये जो वाइंडिंग्स हैं ये वाइंडिंग्स आपकी कॉपर वायर से बनी हुई है, तब इनके अंदर करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने की वजह से ये वाइंडिंग्स हीटेड अप हो जाती हैं, और जैसे यहाँ पे हीट बनती है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि भाई हमें इस लॉस को रिड्यूस करना है, इस लॉस को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। अच्छा, क्यों होता है? हीट क्यों बनती है? जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से क्या होगा, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका वो रेजिस्टेंस उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रोकेगा तो क्या होगा? उसके बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा? यहां से हीट निकलेगी और हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। हम चाहते हैं हीट मत निकले, लॉस मत हो, तो हम क्या चाहेंगे? हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दें। फिर से, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी लॉस्ट इन केस ऑफ कॉपर लॉसेस। इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है? इट रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग or minimized the resistance in the wire, minimized the resistance in the wire. Which wire? Copper wire. कॉपर वायर में रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका लॉस रिड्यूस हो सकता है। तो ये हमारा सबसे पहला एनर्जी लॉसेस में पहला जो था पॉइंट वो था कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस की फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस होती है। ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता था ना, आपको याद होगा शायद, है ना? नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर में जाके प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि तभी आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा लेक्चर। नंबर 2 पे अगर मैं आ जाऊं, कॉपर लॉस के बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो लॉस है दैट इज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, ये मैंने एडी करंट भी आपको पढ़ाया हुआ है। एडी करंट लॉस बच्चों, ये एडी करंट लॉस कैसे होता है? सबसे पहले एडी करंट क्या होता है, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा एडी करंट बाय मी। अगर एडी करंट की मैं बात करूं तो ये किसी भी प्लेट में या किसी भी सरफेस पर जो करंट फ्लो होता है उसको हम एडी करंट कहते हैं, क्योंकि वो एडी की फॉर्म में फ्लो हो रहा होता है। ऐसे इस तरीके से ये फ्लो हो रहा होता है, तो उसको हमने एडी करंट बोल दिया था, राइट। यहां पर कहां पे एडी करंट फ्लो होगा? यहां पे एडी करंट का क्या यूज है, कैसे फ्लो होगा? तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होती हैं, जो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर होती हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, उस सॉफ्ट आयरन कोर में एडी करंट फ्लो होता है, वहां पर एडी करंट फ्लो होता है। और वो एडी करंट क्या करता है? वो एडी करंट लॉस कर देता है। कैसे लॉस कर देता है? जैसे ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर रहा, राइट। इसके अंदर यहाँ पर ये जो इसकी ये कोर है, ये जो कोर है सॉफ्ट आयरन कोर है, इनके अंदर ये जो प्लेट्स है इसके अंदर जो एडी करंट फ्लो होता है, उस एडी करंट की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ भी एडी करंट की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है और उस हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? इसके 2 मेथड मैं आपको बताता हूँ। हमने जो बेसिकली जो ये कॉपर सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने लिया था, इसको हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं।
जिससे क्या फ़ायदा होता है भाई, उससे फ़ायदा होता है कि करंट को बहुत लंबा चलना पड़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से करंट चला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मैंने आपको वहाँ भी बताया था ये ट्रांसफार्मर भी, और फिर से यहाँ पे आके मिल गया। तो इसकी दूरी इतनी हम तय करवा देते हैं, इतना ज़्यादा उसको ट्रैवल करा देते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से क्या होता है, करंट डिक्रीज हो जाता है। और ये कौन सा करंट था, एडी करंट। क्यों, क्योंकि किसमें फ्लो हुआ, इस प्लेट में, सॉफ्ट आयरन कोर का जो हमने यूज़ किया था वहाँ पे प्लेट, या फिर जो भी हमने सिस्टम यूज़ कर रखा था उस सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ। ये पहला फर्स्ट इसका बेसिकली इसको रिड्यूस करने का तरीका है, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस लॉस को, कौन से लॉस को, एडी करंट लॉस को। दूसरा मेथड भी इसमें बताया जाता है, ये फर्स्ट था कि हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें, दूसरा था कि हम इसको लैमिनेट कर दें, ऑन लैमिनेशन, तब हम उसको लैमिनेट कर देंगे तो लैमिनेट करने से भी लॉस को बचाया जा सकता है। इसके अंदर ये जो एक है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इसमें, एक ऐसे 2 3, तो उनको हम लैमिनेट कर दें, उनको हम वार्निश कर दें। लैमिनेट करने के बाद क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, आपका ये एडी लॉस कम हो जाएगा, एडी लॉस आपका रिड्यूस किया जा सकता है। जरा आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं इसके बाद अगले जो लॉसेज हैं उनके बारे में बात करता हूँ। राइट और नॉट, लिख लें आप इसे प्लीज़। राइट, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लक्स लॉस। थर्ड पॉइंट में फ्लक्स लॉस। ये फ्लक्स लॉस या फिर फ्लक्स लीकेज क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात ढंग से सुनना बच्चों। हम लोगों ने क्या किया था, ये एक प्राइमरी कॉइल, स्टार्टिंग में ऐसा हमने डिसाइड किया था कि हम एक प्राइमरी कॉइल लगाएंगे और ये हम एक सेकेंडरी कॉइल लगाएंगे, ऐसे है ना। क्या होता था उसमें, ये इस तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ था, ये ऐसे। तो बच्चों क्या प्रॉब्लम आई, देखो इसका जो टोटल फ्लक्स यानी कि इसकी जो टोटल फील्ड लाइन्स हैं, फील्ड लाइन्स क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या दिया था, करंट फ्लो कराया था। तो इसके करंट की वजह से क्या हुआ, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो उसके साथ लिंक होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा फिनोमेना यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना यूज़ करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना यूज़ करने की वजह से यहाँ पर जितनी फील्ड जनरेट होंगी उतनी ही फील्ड लाइन यहाँ पर भी जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सारे फील्ड लाइन्स इस कंडीशन में उसके साथ लिंक्ड हों, सारी की सारी फील्ड लाइन्स उसके साथ भी कांटेक्ट में रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ तो जो आपकी फील्ड लाइन्स हैं वो फील्ड लाइन्स एयर में, हवा में चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, द फ्लक्स is lost because of magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ऐसा होता है। क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं, हाँ कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कि हम जो ये प्राइमरी कॉइल लें, एग्जैक्ट इसी के ऊपर हम लोग क्या लें, सेकेंडरी कॉइल लें। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट जितनी इसने जनरेट की उतनी इस दूसरी वाले से तो पास होती ही है। तो इसको इस फॉर्मेट में मे बी पूरी तरह नहीं, 100% नहीं, कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, इसके कंपेरेटिवली इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हुआ, फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रोल, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। फ्लक्स को क्या होता है, BA cos थीटा, यहाँ पे कौन चेंज हो गया, B, और B के चेंज होने से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ, EMF चेंज हो गया। और यही तो दिक्कत है, EMF और करंट, तो हम यही इसी का तो खेल खेल रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं, EMF प्रोवाइड कर रहे हैं, EMF ले रहे हैं। तो EMF पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है कौन, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब ये, और मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉस है दैट इज हमिंग लॉस। और ये जो हमिंग लॉस है ये भी एक अलग तरह का ही होता है। भाई जो प्लेट्स बनी होती हैं, जो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, टंकी जो आपने देखी होगी, जो घरों के बाहर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर में ध्यान से सुनना, जो भी अंदर की स्ट्रक्चर है उसमें करंट फ्लो होने की वजह से, यानी कि उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से, या फिर मैं बोलूँगा एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं। मूव करते हैं मतलब क्या, उसमें जो प्लेट्स होती है ट्रांसफार्मर के अंदर वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं ऐसे। तो जब ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, ऐसे मूव करने से क्या होगा, बार बार ऐसे मूव करने से एक फैलेंगे सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगा। तो जैसे हम लोग फैन ऑन करते हैं, कोई भी डिवाइस या फिर ट्रांसफार्मर ऑन करते हैं, उसको करंट देते हैं, तो वहाँ पे ऐसी आवाज़ पैदा होती है। और वो आवाज़ क्या होती है, वो एक्चुअली वो होता है हमिंग लॉस। कैसे होता है ये, इन द फॉर्म ऑफ साउंड की फॉर्म में इसका लॉस होता रहता है, राइट। तो इस वाले लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, हमिंग लॉस। जैसे एक लॉस और भी मैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व लॉस, राइट। हिस्टैरिसीस कर्व लॉस क्या होता है, सिलेबस में खैर नहीं है, फिर बता रहा हूँ मैं।
हिस्टैरिसीस कर्व लॉस में क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, जो यानी कि मैग्नेटिक मैटर जो होता है ना, मैटर और मैग्नेटिक इफेक्ट था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो था, उस चैप्टर में इसको पढ़ाया जाना चाहिए था बट नहीं पढ़ाया गया था। हिस्टैरिसीस में क्या होता है कि ये जो लॉस है बेसिकली ये एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है। तो उसके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो हीट की फॉर्म में लॉस होते हैं वो लॉस आपके कौन से कहलाते हैं? हिस्टैरिसीस कर्व लॉस होते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह के लॉसेस, एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर में हुआ करते हैं। तो मैंने आपको ट्रांसफार्मर के एनर्जी लॉसेस के बारे में पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे इसके यूज़ भी लिख लेते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अगर पूछता है तो आप उसको लिख पाए ढंग से। हालांकि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ बट फिर भी लिखवा देता हूँ मैं। राइट डाउन इट, इसे लिख लें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले। चलिए मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, सारी बातें आपको बता रहा हूँ। समझना, लिखना इसको, और मैं आपको बताऊंगा एक पॉइंट को ताकि टाइम कम लगे। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं इन द रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स। जो मैंने आपको अभी दिखाया था एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, इस तरह के ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं रेडियो रिसीवर्स में और इन सब में। कैसे, क्या काम होता है उनका भाई? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। क्यों? वोल्टेज कम ज़्यादा करने से क्या होगा? तो इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं ध्यान से। लाउड स्पीकर्स, आप एकदम से उस माइक में बोलते हैं धीरे से हेलो, और एकदम से तेज़ लाउड स्पीकर क्या करता है? बहुत तेज़ आवाज़ निकाल के देता है आपको। तो क्या कर देता है? वो एक वोल्टेज को, कम वोल्टेज जो आपने सिग्नल पैदा किया कम वोल्टेज का, उस वोल्टेज को एक हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और ये वोल्टेज का कन्वर्जन, चेंज इन वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन इन वोल्टेज कौन करता है? ट्रांसफार्मर ही करता है। इसलिए यहां से इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं हर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और जनरली वो क्या होते हैं? वो वोल्टेज को हाई करने के काम आते हैं कई बार। तो जैसे यहाँ पर हुआ, लो के भी आते हैं, ऐसा नहीं है, स्टेप डाउन भी होता है, स्टेप अप भी होता है, दोनों ही होते हैं, बट हाँ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये आप सेकंड समझेंगे तो इसमें देखो क्या होता है। इन वोल्टेज रेगुलेटर्स इन द टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन, कंप्यूटर्स, जो वो होता है ना आपका, जो रेगुलेटर होता है, जिससे वोल्टेज कम ज़्यादा कर देते हैं, नंबर 1 पे चलाते हैं, 2 पे चलाते हैं, 5 पे चलाते हैं, 3 पे चलाते हैं, कम और ज़्यादा करते रहते हैं। बेसिकली उनमें भी उन वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में क्या लगे होते हैं? ट्रांसफार्मर ही यूज़ हो रखे होते हैं। वहाँ पर भी क्या यूज़ हो रखे होते हैं? ट्रांसफार्मर ही यूज़ हो रखे होते हैं। थर्ड में अगर मैं जाता हूँ तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड इंडक्शन फर्नेस। बच्चों, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक स्टेप डाउन चाहिए होता है। स्टेप डाउन से क्या मतलब हुआ? स्टेप डाउन से मतलब हुआ कि ये हमेशा ईएमएफ को तो करेगा कम और करंट को बढ़ा देगा। तो हमें इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में करंट ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए करंट? क्योंकि मान लीजिए हमें इस 2 लोहे के टुकड़ों को जोड़ना है, तो मैं कब जोड़ूंगा? इनको पिघला के और इनको मैं ऐसा रख देता हूँ तो कुछ देर बाद ठंडा होकर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे दूसरे से। तो एक्चुअली जो वेल्डिंग हो रही होती है वो यही काम हो रहा होता है, उसको पिघला रहा होता है। और उसको कब पिघला सकता है? तब हीट बहुत ज़्यादा हो, और हीट बहुत ज़्यादा कब होगी? तब करंट बहुत ज़्यादा हो, और करंट ज़्यादा कब होता है? तब स्टेप डाउन हो, तब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस तरीके से काम होता है। इंडक्शन फर्नेस की बात यही है, ये टॉपिक भी अपना मैंने पढ़ाया हो आप लोगों को, कि किस तरह से हम लोग भट्टी में डाल देते हैं, इधर से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है? फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ से क्या होता है? करंट, और करंट से क्या होता है? इस पे हीट बनना स्टार्ट हो जाती है एडी करंट की फॉर्म में। फिर से मैंने क्या बोला? एडी करंट की फॉर्म में। राइट, तो यहाँ पर भी मैं क्या चाहिए? करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और करंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब क्या? स्टेप डाउन ही। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो यूज होता है, ये होता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरे जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, तो वो कौन क्रिएट करता है? स्टेप अप। और यहाँ पर सबसे मेन रोल जो होता है कि एनर्जी को हमें ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरे पर हमें भेजना है। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप अप, और स्टेप डाउन भी। स्टेप अप वहाँ से जहाँ से भेज रहे हैं, और स्टेप डाउन यहाँ पर जहाँ पे हमें रिसीव करना है उसको। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ से किसी भी एक प्लेस से एनर्जी को भेज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो सकती है। करंट अगर ज़्यादा हुआ तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे करंट को कम कर देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। यहाँ पे घर पे अपने हम घर के बाहर क्या लगाते हैं? स्टेप डाउन। वहाँ पे क्या करते हैं? वोल्टेज को कम कर लेते हैं, करंट को बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारी पावर बैलेंस बनी रहे। राइट, तो इस तरीके से बेसिकली एनर्जी ट्रांसमिशन में भी हम लोग क्या करते हैं? इन ट्रांसफार्मर्स को यूज़ किया करते हैं। ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुछ बातें और भी हैं, जैसे एक जगह से दूसरे को भेजना है तो क्या क्या रूल्स होते हैं, वो बड़ा सिंपल सा है, हाउस होल्ड सर्किट्स एंड दैट ऑल। उसमें भी आपको यही बात बताएगी कि ट्रांसफार्मर कैसे यूज़ करना है, कब स्टेप अप, कब स्टेप डाउन, कौन स्टेप अप यूज़ करेगा, कौन स्टेप डाउन यूज़ करेगा, भेजने वाला स्टेप अप यूज़ करेगा, रिसीव करने वाला स्टेप डाउन यूज़ करेगा। तो यहाँ तक की पूरी कहानी रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर मैंने आपको खत्म कराई।
नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको मैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों आप प्लीज़ सारी चीज़ें देखते रहें, लिखते रहें, सारी बातें मैं आपको समझा और लिखवा रहा हूँ। तो चलिए फिर होगी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।